नमस्कार। आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में सत्ता में परिवर्तन होने जा रहा है और सत्ता में परिवर्तन बड़ा ही एक नेचुरल तरीके से होने जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई नई सरकार बन रही है या कुछ नया गठबंधन बन रहा है। सब लोग जानते हैं कि वही गठबंधन है, बस कुछ चेहरे बदलने वाले हैं। नीतीश कुमार राज्यसभा में जा चुके हैं और यह तय हो चुका है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जा रही है और जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो निश्चित रूप से बीजेपी का यहां का आने वाले समय का सबसे बड़ा चेहरा होगा। अभी तक तो चर्चाएं यही हैं कि जो वर्तमान डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्हीं को ही मुख्यमंत्री के रूप में प्रमोट किया जा रहा है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत जेडीयू के कोटे से डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। और वैसे यहां के जो समीकरण हैं, बिहार के यहां पर जो जिस तरह से जाति की राजनीति होती है उसके लिहाज से कुशवाहा समाज से आते हैं सम्राट चौधरी, ओबीसी वर्ग से आते हैं, तो उनके समीकरण भी बिल्कुल सेट बताए जा रहे हैं और यह भी बताया जाता है कि नीतीश कुमार भी इस बात से सहमत हैं और जेडीयू का जो मेन धड़ा है, जो इस समय जेडीयू को ड्रिवन कर रहा है, उसकी भी सहमति उनके नाम पर है। लेकिन दोस्तों, हम आज चर्चा इस बात पर करने के लिए नहीं है यहां पर कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये तो एक सप्ताह के भीतर आपको पता लग ही जाने वाला है, बहुत जल्द 2-4 दिन में ही इसका ऐलान होने वाला है। लेकिन आपको याद होगा कि जिस समय यह घटनाक्रम हुआ कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन भरा था, उस समय एक दिलचस्प घटनाक्रम हुआ। कई राज्यों के गवर्नर बदले गए थे, जैसे दिल्ली में संधू साहब आ गए थे एलजी, और नागालैंड में नंद किशोर यादव को भेज दिया गया था जो बिहार के बड़े नेता हैं बीजेपी के। आरिफ मोहम्मद खान को हटा दिया गया था। आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के गवर्नर थे उन्हें हटा दिया गया था। आरिफ मोहम्मद खान की जगह पर सैयद अता हसनैन लेफ्टिनेंट जनरल है रिटायर्ड, उनको बना दिया गया। तो कुछ परिवर्तन हुए थे, उसे लेकर कुछ सुगबुगाहट हुई थी, लेकिन यह नहीं पता लग पाया था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। जब बिहार में मुख्यमंत्री नया बनना है तो उनसे पहले गवर्नर को बदले जाने की क्या आवश्यकता थी। कुछ लोगों का यह मानना था कि आरिफ मोहम्मद खान को, जो नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी हैं, उनको केरल से यहां भेजा इसलिए गया था कि वो नीतीश कुमार को समय समय पर इस बात के लिए एग्री कर लें कि अब उनकी उम्र हो चली है, उनकी सेहत भी ठीक नहीं चल रही है और उन्हें अब कमान किसी अन्य को सौंप देना चाहिए। और उनका यह मिशन पूरा हो गया, इसलिए आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के गवर्नर पद से हटा दिया गया और अभी तक उन्हें कहीं का गवर्नर बनाया भी नहीं गया है। एक तरह से वो वेटिंग में है और ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई किसी नाराजगी का शिकार होना पड़ा है। नरेंद्र मोदी के फेवरेट रहे हैं। मेरे ख्याल में गिने चुने गवर्नर हैं मोदी शासनकाल में जो 5 साल रहे हैं, या तो आनंदीबेन पटेल रही हैं उत्तर प्रदेश की, या फिर RN रवि रहे हैं जो पश्चिम बंगाल के बने हैं और पहले 5 साल मेरे ख्याल में ये पूरे तमिलनाडु में भी रहे हैं। और RN रवि को बंगाल का गवर्नर बनाया जाना भी इसी बदलाव का एक संकेत था। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान के बारे में मैं आज निश्चित रूप से बात करना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, बड़े क्रांतिकारी नेता रहे हैं आरिफ मोहम्मद खान अपने समय में। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इनका जन्म हुआ और इंदिरा गांधी के समय में सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे ये। उसके बाद जब राजीव गांधी की सरकार बनी तो उस समय ऊर्जा और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। और आपको याद होगा 1986 में जो सुप्रीम कोर्ट का चर्चित शाहबानो वाला फैसला आया था, जिसमें एक बुजुर्ग मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता दिलाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, उसका इन्होंने समर्थन किया था। लेकिन राजीव गांधी ने मुल्ला मौलानाओं और कट्टरपंथी मुसलमानों के दबाव में आकर उन्होंने इस फैसले को पलट दिया था संसद के माध्यम से। तो उसका विरोध करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था उनके मंत्रिमंडल से भी और कांग्रेस छोड़ दी थी और उसके बाद कभी कांग्रेस में वापस नहीं गए। 4 बार लोकसभा के सांसद रहे। 1980 में इंदिरा गांधी के समय में कानपुर से सांसद बने, फिर 84, 89, 98 में बहराइच से ये सांसद रहे और वीपी सिंह की जो 89 वाली सरकार बनी थी उसमें भी ये मंत्री बनाए गए थे। तो बड़े कद के नेता रहे हैं और प्रोग्रेसिव माइंडेड रहे हैं और कट्टरपंथी जो मुसलमानों में धड़ा है
उसके ये मुखालिफ रहे हैं। और जब अभी कुछ साल पहले 3 तलाक वाला कानून लेकर के आई थी मोदी सरकार, उसका भी इन्होंने समर्थन किया था। और इसी वजह से नरेंद्र मोदी ने इन्हें लगातार गवर्नर बनाकर रखा केरल का। वहां पर जो एलडीएफ की सरकार है, वाम दलों की सरकार है, उनके साथ इन्होंने कई मुद्दों पर बड़ा पंगा भी लिया। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के राज्यपाल पद से हटाए जाने के पीछे जो सबसे बड़ी चर्चा मीडिया में रही, वो उनके मिशन के पूर्ण होने से संबंधित थी। मीडिया ने तरह तरह की अटकलें लगाई। दावा किया गया कि आरिफ मोहम्मद खान को विशेष रूप से बिहार इसलिए लाया गया था ताकि नीतीश कुमार को अपनी भविष्य की राजनीति और भाजपा के साथ नेतृत्व के नए समायोजन के लिए राजी कर सके। विटनेस इन द कॉरिडोर्स एक खोजी रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार खान इस प्रक्रिया में सफल रहे और उनके सक्रिय प्रयासों के बाद ही नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने के लिए एग्री हुए। और 5 मार्च को राज्यसभा का नामांकन जब उन्होंने किया नीतीश कुमार ने, तभी यह तय हुआ कि आरिफ मोहम्मद खान की भूमिका अब यहां ज्यादा नहीं रह गई है और केंद्र सरकार अब बिहार में एक ऐसा नेतृत्व चाहती थी जो प्रशासनिक अनुशासन और सुरक्षात्मक कड़ाई पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सके। यही कारण है कि खान का कार्यकाल मात्र 1 साल और 71 दिनों का था, जबकि वे अपनी प्रशासनिक कार्यशैली और प्रधानमंत्री के साथ अपनी निष्ठा के कारण एक लंबी पारी के हकदार माने जा रहे थे। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार से हटाए जाने के पीछे एक और महत्वपूर्ण यह संभावना जताई जा रही है कि उन्हें कोई डिप्लोमेटिक पद सौंपा जा सकता है। और जो खबरें आई हैं अभी पिछले कुछ दिनों में मीडिया के अनुसार, केंद्र सरकार उन्हें ढाका यानी कि बांग्लादेश में भारत का अगला हाई कमिश्नर यानी कि एम्बेसडर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। सोचिए जरा कि क्या डेवलपमेंट्स चल रहे हैं बांग्लादेश में। शेख हसीना के प्रस्थान और उसके बाद उत्पन्न राजनीतिक संक्रमण के बीच, क्योंकि वहां नया नेतृत्व है और शेख हसीना भारत में शरण लिए हुए हैं, खालिदा जिया का निधन हो गया, उनका बेटा तारिक रहमान वहां का प्रधानमंत्री बन गया, तो भारत एक नए तरीके से ढाका को हैंडल करना चाहता है। भारत को ढाका में एक ऐसे दूत की आवश्यकता है जिसके पास गहरा राजनीतिक अनुभव हो और सांस्कृतिक समझ हो। किसी डिप्लोमेट की बजाय किसी पॉलिटिकल लीडर को वहां भेजकर भारत सरकार कम से कम और तरीके से हैंडल करना चाहती है इस मामले को। आरिफ मोहम्मद खान की जो विद्वता है, इस्लाम का जो सुधारवादी स्वरूप है, उस पर उनकी जो पकड़ है और उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि उन्हें इस चुनौतीपूर्ण पद के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। और यदि यह नियुक्ति होती है तो यह वर्षों बाद होगा जब किसी राजनेता को करियर डिप्लोमेट के स्थान पर ढाका भेजा जाएगा, जो भारत बांग्लादेश संबंधों को गंभीरता से रेखांकित करता है। बिहार में आरिफ मोहम्मद खान की नियुक्ति के पीछे मैंने आपको बताया कि भाजपा की छवि को संतुलित करना था। नीतीश कुमार व लालू यादव जैसे दिग्गजों के साथ उनके पुराने संबंध थे, उसका लाभ उठाकर गठबंधन की राजनीति को केंद्र के अनुकूल बनाए रखना भाजपा का प्राथमिकता थी और उसमें वो सफल रहे। आरिफ मोहम्मद खान को बिहार के राज्यपाल पद से हटाए जाने के पीछे जो सबसे बड़ी चर्चा रही, उनकी वही रही, नीतीश कुमार के माइंड को मेकअप करने के लिए यहां पर तैयार किया गया था और जैसे ही उनकी यह जिम्मेदारी पूरी हुई, उनको इससे हटा दिया गया। दूसरी ओर जो लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन हैं, सैयद अता हसनैन, उनको यहां पर क्यों भेजा गया है? देखिए, वो अपने समय में सेना के अधिकारी रहे हैं और सेना के अधिकारी रहते हुए उन्होंने बड़े बड़े मिशन किए हैं और इसी वजह से उनको इस पद पर 4 मार्च को भेजा गया। बिहार के 30वें राज्यपाल के रूप में उन्होंने शपथ ली और उनकी नियुक्ति ने उन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया जिनमें किसी अन्य राजनेता के नाम की चर्चा थी। हसनैन की नियुक्ति को बिहार में एक सैनिक शासन जैसी प्रशासनिक कड़ाई लाने के केंद्र के इरादे के रूप में देखा जा रहा है। हसनैन का कैरियर भारतीय सेना के सबसे गौरवशाली अध्यायों में से एक है। 1974 में गढ़वाल राइफल्स में कमीशन प्राप्त करने वाले हसनैन ने 4 दशकों तक देश की सीमाओं की रक्षा की। उनके पास युद्ध क्षेत्रों से लेकर रणनीतिक योजना निर्माण तक का व्यापक अनुभव है, जो उन्हें बिहार जैसे जटिल राज्य के लिए एक उपयुक्त विकल्प बनाता है। हसनैन का कश्मीर में भी काफी अनुभव रहा है, वहां पर भी वो रहे हैं और उनकी इस छवि को
पीपुल्स जनरल के रूप में मान्यता मिली। बिहार में उनकी नियुक्ति का एक बड़ा कारण उनकी यही क्षमता मानी जा रही है, जहां उन्हें राज्य के प्रशासन और जनता के बीच एक सेतु का काम करना है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज भी स्पष्ट कर दी हैं। 30 मार्च को उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसमें भ्रष्टाचार, नियुक्तियों में अनियमितता और शैक्षणिक सत्रों के विलंब जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। बिहार के जो विश्वविद्यालय हैं, हायर एजुकेशन है, वहां की हालत खराब रही है और लोगों का मानना है कि नीतीश कुमार की सरकार हायर एजुकेशन में उतना अच्छा काम नहीं कर पाई और इसी वजह से वहां पर हसनैन इस पर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य की जो सीमावर्ती जिलों में शांति और सुरक्षा का मामला है, वो भी एक वजह है। और दूसरे, राज्यपाल के रूप में एक सुरक्षा विशेषज्ञ की नियुक्ति और केंद्र सरकार की सीमांचल क्षेत्र में बढ़ती सक्रियता ने कई गंभीर राजनीतिक अटकलों को भी जन्म दिया। जैसे पप्पू यादव ने एक ट्वीट किया था, जो निर्दलीय सांसद हैं, कि बिहार के मुस्लिम बहुल जिले पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, इन सब को लेकर जो है एक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो मालदा, दिनाजपुर, इन सब को मिलाकर एक नया केंद्र शासित राज्य बनाया जा रहा है और इसे लेकर के बड़े बड़े दावे कर दिए गए। हालांकि सरकार ने इसका खंडन किया, लेकिन निश्चित रूप से हसनैन साहब को वहां भेजा जाना एक बड़ी बात है। और दूसरे, आप जानते हैं चिकन नेक का मामला, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, आप जानते हैं कि 20-22 किलोमीटर का एक चिकन नेक है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जो पश्चिम बंगाल के पास आता है और वहां पर बांग्लादेश की सीमा लगती है। समय समय पर भारत की ये चिंताएं भी रहती हैं कि कहीं चीन या बांग्लादेश इस चिकन नेक को डिस्टर्ब करने की कोशिश करे तो फिर भारत का जो कनेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट से असम और आगे के स्टेट से कट जाता है। तो निश्चित रूप से RN रवि के रूप में एक खुफिया ऑफिसर को बंगाल में भेजा जाना और एक पूर्व सैन्य अधिकारी को, जो डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, उनको बिहार में तैनात करना, जो दोनों लगते हुए राज्य हैं और सिलीगुड़ी का कॉरिडोर जहां से टच होता है, एक महत्वपूर्ण बदलाव तो है। और मेरा तो यह मानना है समय समय पर, हालांकि इस बारे में केंद्र सरकार विचार कर भी रही होगी, कि इस चिकन नेक को बढ़ाने का और इसको सेफ रखने का भी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए और केंद्रीय गृह मंत्री निश्चित रूप से इस पर कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे। अमित शाह की सीमांचल यात्राओं के दौरान उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा बार बार उठाया है। यहां क्षेत्र की जो डेमोग्राफी बदली जा रही है उस पर उन्होंने चिंता जताई है और चर्चा यह है कि केंद्र इस क्षेत्र में एक बड़ा सैन्य या रणनीतिक आधार स्थापित करना चाहता है, जिसके लिए हसनैन जैसे अनुभवी जनरल की विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। हालांकि इस बारे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह कहा था कि सीमांचल या उत्तर बंगाल को विभाजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह बात सरकार की बात सही भी है। मैं जानता हूं कि मोदी सरकार नए राज्य बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन चिकन नेक को मजबूत रखना, सेफ रखना, यह हमारी पॉलिसी हो सकती है। और यह तभी संभव है कि जब बिहार और बंगाल दोनों जगह उसी माइंडसेट के लोगों को पोस्ट किया जाए, इधर हसनैन साहब और उधर RN रवि। ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि यहां पर RN रवि को भेज करके एक तरह से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है। इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये जो चर्चाएं चल रही हैं इस समय कि आरिफ मोहम्मद खान को राजदूत बनाया जा सकता है, हमारा हाई कमिश्नर बनाया जा सकता है बांग्लादेश में, ये निश्चित रूप से एक सॉलिड अप्रोच होगी बांग्लादेश की रणनीति को लेकर के भारत सरकार की तरफ से। देखते हैं इसमें क्या बदलाव होता है, क्या ये ऐसा हो पाता है। आरिफ मोहम्मद खान को अभी कहीं नियुक्त तो किया नहीं गया है, तो निश्चित रूप से वो वेटिंग में है और निश्चित रूप से उन्हें कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी अवश्य मिलेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लें। नमस्कार।